गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो मास्क हटा लें। चलिए शीट निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग यूट्यूब के जो भी हमारे बच्चे हैं, यहीं के हैं, क्लास कर रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ। मंडे से नया बैच है आपका, कल इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। चलिए कहाँ तक हो गया है, कहाँ तक करवा दिया है? 36 तक हो चुका है। 37 लगाइए, 38 पे आ जाइए। हो गया है? आप लोगों ने किया कि मैंने कराया? तो ओरल में कर लूं? क्यों बच्चों, ओरल कर लिया जाए। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार की कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय यानी कि जो खर्च है 10% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी खपत 10 किलोग्राम थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है? तो खपत बराबर फिगर बनेगा खर्च बटा मूल्य। तो 110 बटा 132 का फिगर हुआ, कटेगा तो कितना आएगा? 5 बटा 6 आ रहा। किससे कटाया आप लोगों ने? 110 बटा 132, तो 11 से तो कट ही रहा है। तो 10 बटा कितना आ रहा है? 10 बटा 12 आ रहा है। तो 5 बटा 6 आ गया। ठीक है, तो 6 आपकी पुरानी खपत, 5 आपकी नई खपत। तो 6 बराबर 10 किलोग्राम के, तो 5 बराबर बताइए 10 बटा 6 गुणे 5 यानी कि 50 बटा 6 किलोग्राम के। 50 बटा 6 का मतलब क्या हो गया? 25 बटा 3 यानी कि 6 सही 8 सही 1 बटा 3, 8 सही 1 बटा 3, 8 सही 1 बटा 3 किलोग्राम आ गया। सही है बच्चों? डू योरसेल्फ पे डाल दें। कितने बच्चे ऐसे ओरल कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डू योरसेल्फ में डाल देते हैं। डू योर सेल्फ। आइए 39 भी मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। 39 क्या है? किसी मोटर गाड़ी को बनाने में कच्चे माल, मजदूरी एवं अन्य मदों पर व्यय जो हुआ है 10:3:7 के अनुपात में है। यदि कच्चे माल पर व्यय में 25%, मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है और अन्य मदों पर 10% की कमी होती है, तो ज्ञात कीजिए मोटर गाड़ी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी या कमी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पुराना जो खर्च है वो 100, 30 और 70 ले लीजिए। 100, 30 और 70 ले लीजिए। कुल खर्च कितना हो रहा है? 200। 100, 30, 70 का मतलब 200 खर्च हो रहा है। 100 पे 25% की वृद्धि यानी कि 25 की वृद्धि, फिर 30 पे 20% की वृद्धि यानी कि 6 की वृद्धि। तो 25 और 6 कितना हो गया? 31। और 70 पे 10 की कमी, 10% की कमी यानी कि 7 की कमी। तो 31 में से 7 गया, 24 यानी कि फाइनली जो वृद्धि हो रही है वो 24 की हो रही है। फाइनली जो वृद्धि हुई है वो 24 की हुई है। भाई जो बढ़ा है उसको लिखा और जो कम हो रहा है उसको उसमें से माइनस कर दिया। तो कुल वृद्धि हो रही है कि नहीं? 24 की ओरली। और 24 की वृद्धि टोटल किस पे होगी? 200 पे। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? हाँ, 24 बटा 200 गुणे 100 यानी कि 12% हो जाएगा। डू योरसेल्फ में डाल दे, हो जाएगा ना बच्चों। अब आइए 40 नंबर के क्वेश्चन पे। 40 देखिए, एक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 15% विद्यार्थियों ने एक प्रश्न का, 20% ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया, 15% विद्यार्थियों ने 5 प्रश्न का उत्तर दिया। यदि शेष विद्यार्थियों के 50% ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया एवं 40% ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और 10 विद्यार्थियों ने एक भी प्रश्न का उत्तर ना दिया हो, तो क्या कीजिए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए? एक भी प्रश्न का उत्तर ना देने वालों का प्रतिशत, देने वालों का प्रतिशत। देखिए टोटल 100 होते हैं, 100% में से क्या क्या माइनस होगा? 15, 20 और 15। 15, 15, 30, 20, 50, बचे 50। तो 50 का 50% ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया यानी कि 25 लोगों ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और 40% ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया यानी कि 50 का 40%
20 लोगों ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो बचेंगे कितना? 5 ही तो बचेंगे। 5 मतलब 5%। सही है। यही 5% बराबर किसके? 10 विद्यार्थियों के। तो 100% बराबर किसके? किससे गुणा करेंगे? 20 से। तो यहां भी 20 से, तो किसके? 200 विद्यार्थियों के। एक निकालने की क्या जरूरत, सीधे इसका 20 गुना कर लीजिए तो 100 बनेगा, तो इसका भी 20 गुना कर लीजिए, ये भी 100 हो जाएगा। सही है ना बच्चों? क्लियर है? तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 200 विद्यार्थी। ये आंसर है आपका। कोई दम था क्वेश्चन में? कोई दम नहीं है। बच्चों आज 41 नंबर के क्वेश्चन पे 41। कोई दम तो नहीं था? एक एक चीज डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है भाई। टोटल 100% होता है, तो 100% में जो थे, कुछ किसी में प्रश्नों का उत्तर दिए तो उसको माइनस कर लीजिए, तो एक भी प्रश्न का उत्तर ना देने वालों का प्रतिशत आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे ना इसको। अब आइए 40 के बाद 41 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। यूट्यूब वाले बच्चों के कमेंट दिखाइए हमको। हाँ, नंबर सिस्टम की क्लास लाइव नहीं हुई थी क्या? क्लास ही नहीं चली थी आज, मैंने बोला था क्लास नहीं चलेगी। संदीप कुमार पटेल, आप लोग रेगुलर आते ही नहीं लग रहा है क्लास करने के लिए, तो इसलिए आपको पता ही नहीं कि क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। कल ही बता दिया था, सूचना थी आपको। किसी मकान के 3/4 अंश का अग्नि बीमा था। यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% की दर से 225 रुपए है, तो मकान की कीमत निकालिए। मान लिया मकान की कीमत x है, इसके 3/4 भाग का अग्नि बीमा था। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिए, यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% है तो इसका 2.5% लेंगे तो 2.5%, यही बराबर किसके? 225 के। x बराबर हल करेंगे कितना? कितना आ रहा है? 12,000 ना? कितना आ रहा है बोलिए? 12,000 श्योर है ना? गलत मत बोल दीजिएगा। मकान की कीमत x हो गई, 3/4 अंश का अग्नि बीमा है, और फिर 2.5% प्रीमियम है। प्रीमियम जो कि किससे जाती है, उसका रेट है 2.5%। 2.5% के हिसाब से क्या होगा? 225 रुपए का प्रीमियम है, तो मकान की कीमत कितनी? 12,000। 42 नंबर के क्वेश्चन पे आइए 42। एक बुटीक के मालिक ने टोपियां खरीदने वाले ग्राहकों की प्रतिशत संख्या की गणना करने का निश्चय किया। यदि खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से 15% ग्राहक टोपी खरीदते हैं, तो टोपी खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत क्या? नॉर्मल है। कुल खरीदार हो गए 100%, तो खरीदारी करने वालों में से 40% ग्राहकों में से 15% ग्राहक को टोपी खरीदते हैं। तो सुनिए, 40% ग्राहक, टोटल ग्राहक 100% हो गए, तो उसका 40% क्या होगा? 40 होगा। और उसका 15% ग्राहक टोपी खरीदते हैं, तो 40 का 15% निकलेगा ना, तो 40 का 15% क्या होगा? 6। इसका मतलब 6% लोग क्या खरीदते हैं? टोपी खरीदते हैं। बस हो गया। ग्राहक अगर 100 है तो ग्राहकों क्या 40% का 15% टोपी खरीदते हैं। 100 का 40% 40 होगा, उसका 15% 6 होगा, यानी कि 100 में 6 लोग टोपी खरीदते हैं, तो 6% लोग क्या खरीदेंगे? टोपी खरीदेंगे। ये है आपका सीधे डू योरसेल्फ। कर लेंगे? आइए अब इसके बाद देखिएगा 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43, एक वस्तु के मूल्य में Q% की वृद्धि कर दी जाती है। बढ़े हुए मूल्य को Q% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपए हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मान लिया प्रारंभिक मूल्य x है, पहले इसमें आपने Q% की वृद्धि की है, तो मूल्य हो जाएगा 100 + Q/100। फिर आपने इस बढ़े हुए मूल्य में कमी कर दी है Q% की, तो 100 - Q/100% निकालेंगे, और ये किसके बराबर? 1 के। x बराबर आ जाएगा ये 10,000 बटा में 10,000 माइनस Q², यही आएगा। ये आपका प्रारंभिक मूल्य है।
10,000 बटा में 10,000 माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए क्यों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पैटर्न पे आ जाएगा। सही है, आ रहा है सबको समझ में? तो ये हो गया आपका 10,000 माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे 10,000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 ऊपर चला गया बटा में 10,000 माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना सबको? चलिए देखिए 43 के बाद आ जाइए 44। 44। किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट पुरुषों का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% सरकारी नौकरी करते हैं। उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/3 पुरुष हैं तो यहां पर मान लीजिए कि गांव की कुल जनसंख्या 300, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 200। महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 100। कुल 2/3 का मतलब 2/3। गांव की जनसंख्या 3 तो पुरुष कितने हो गए? 2। 2/3 का मतलब ये निकल के आ रहा है कि नहीं? मतलब पुरुषों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 2/3 है। अगर हम कह दें कि अगर गांव की कुल जनसंख्या 3 है तो पुरुष कितने होंगे? 2 होंगे। इसका अर्थ यह है, तो 3 और 2 लेने से अच्छा है कि कुल जनसंख्या हम क्या ले लें? बताइए 300। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 200। महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 100। अब कैसे कैसे बंटवारा हो रहा है ये करते हैं। बोला गया है पुरुषों की संख्या का 80% और महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। तो साक्षर कितने होंगे? 200 का 80% कितना आएगा? 160। और महिलाओं में साक्षर कितनी? 70% यानी कि 70। अब क्या बोला है? साक्षर पुरुषों का 40% और साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट कितना है यहां पर? 40%। और यहां ग्रेजुएट कितना है? कितना? 30%। निकाल के दिखाते हैं। 40% 160 का 40% कितना आएगा? 64 आएगा। 64 ग्रेजुएट हो गए। और 70 का 30% कितना आएगा? 21 आएगा। अब बोला गया ग्रेजुएट पुरुषों का 20% और ग्रेजुएट महिलाओं का 25% सरकारी नौकरी करते हैं। तो इसका निकालिए। 20% क्या आएगा? 12 कितना आ रहा है? 12.8। ये सरकारी नौकरी वाले हैं। और इसका निकालेंगे कितना? 25%। तो कितना आएगा? 5.25। सही है। अब बोला गया है उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? नौकरी करने वाले टोटल कितने हो जाएंगे? जोड़कर बताइए। 12.8 5.25। सही है। कितना हो गया बताइए? 18.05। अब इनका प्रतिशत चाहिए तो 18.05 बटा में क्या? 300 और गुणे 100 कितना आ रहा है आंसर? 6.0 थोड़ा 0102 हमें चेक कराना है। इसका पूरा डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? 6 पॉइंट आगे 6.01 6.0167 ये आ रहा है। तो बच्चों देखिए यहां पर आपको कितना प्रतिशत है बोल रहा है ना, तो 6.01 और 6.02 आ रहा है। तो इन दोनों में किसको प्रीफर करेंगे? 6.01 तो नहीं, 6.02 को। अगर देखिए अप्रॉक्सीमेशन करना है तो इसके पहले वाला फिगर 5 से बड़ा है तो इसको 1 दे दिया जाता है। आ गया समझ में? तो क्या हो जाएगा? 6.02। आ गया समझ में? जैसे यहां लिखा हुआ 5.37 तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5.4 लिख सकते हैं।
आ गया समझ में? अगर ये 5.35 लिखा है तो इसको लिखेंगे 5.3। अगर ये 5 से बड़ा हो गया तो एक इसमें जोड़ दिया जाता है अप्रोक्सीमेशन में, अगर 5 से बड़ा है तो। समझ में आया? दो डिजिट में अप्रोक्सीमेशन दे दीजिए। आया समझ में? 2 डिजिट में अगर देना है, लगभग लिख देता तो अच्छा रहता, लेकिन 2 डिजिट में अप्रोक्सीमेशन दे दीजिए। लिखा तो है नहीं 2 डिजिट में देना है, आगे भी तो जा रहा है, आगे भी जा रहा है, इसलिए प्रायोरिटी हम इसी को देंगे 6.02 को। ठीक है, आपको डाउट है क्या? क्या डाउट है? कितना? हम्म, 3 डिजिट तक जा रहे हैं आप तो हो रहा है 6.016 हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 6.01 पे रुक गया है आपका, टर्मिनेट हो गया, ऐसा तो है नहीं, आगे ये आपका आया ही आया है फिगर। तो अगर हम 2 डिजिट में भी उठाएंगे तो प्रायोरिटी किसको देंगे? 6.02 को। ठीक है, चलिए अब आइए आंसर। हाँ ठीक है, 6.02 कर लीजिए। ठीक है, आइए आंसर पे ना जाइए, आगे देखिए, आंसर पे ना जाइए, जो है वो है। अब देखिए इसके बाद है आपका 45। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 7.5 में से 8.3 से भाग देकर भागफल को दशमलव के 3 अंकों तक उत्तर प्राप्त करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 8.3 में 7.5 से भाग दे दिया और दशमलव के 2 अंकों तक उत्तर प्राप्त किया। उसका अंतर कितने प्रतिशत से गलत था? करना क्या था? सही क्या था? 7.5 में 8.3 से डिवाइड करके उत्तर कितने अंकों तक? दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करना था। और गलत क्या किया उसने? 8.3 में 7.5 से भाग देकर उत्तर दशमलव के 2 अंकों तक निकाला है। अब इसमें गलती कितने प्रतिशत की हुई है ये आपको कैलकुलेट करना है। पेपर में ये सवाल आएगा नहीं क्योंकि कैलकुलेशन इसमें क्या है? ज्यादा है, आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आप घर पे करके देख लीजिएगा। सही वाला आंसर निकाल लेंगे, गलत वाला भी आंसर निकाल लेंगे। एरर परसेंटेज निकालना आता है ना आपको? एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, यानी कि रियल जो आपका क्या कहते हैं करेक्ट वैल्यू इनटू 100, सही मान गुणे 100 कर लीजिए। मतलब त्रुटि बटा में सही मान गुणे 100, त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा। 46 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, डू योर सेल्फ। आइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। मेथड 1 देखिएगा, एक सेल्समैन को इस शर्त पर नौकरी दी गई कि उसके द्वारा की गई बिक्री पर उसे 6% का कमीशन मिलेगा। बाद में इस शर्त को बदलकर यह तय किया गया कि उसे प्रति माह 1200 रुपए का वेतन दिया जाएगा तथा 5000 से अधिक की बिक्री पर 3% का कमीशन दिया जाएगा। आ गया समझ में? 3% का कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी शर्त के अनुसार उसे पहले से प्रति माह 1350 रुपए कम मिल रहा हो तो प्रति माह उसके द्वारा की गई बिक्री क्या है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 शर्त है, 2 कंडीशंस है। पहले कमीशन कुछ और, अब कमीशन कुछ और मिल रहा है, तो अब वाला जो कमीशन है पहले से 1350 रुपए क्या है? कम है। तो सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में अगर बेसिक से करना है तो मानेंगे माना बिक्री बराबर एक्स, कुछ है ही नहीं सवाल में, बेसिक से करेंगे कुछ भी नहीं है। माना बिक्री बराबर कुल बिक्री, कुल बिक्री बराबर एक्स। ठीक, अब देखिए पहले जो कमीशन मिल रहा था एक्स था 6%, अब जो आपका पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसमें 1200 क्या है? वेतन है, प्रति माह 1200 का वेतन है। फिर 5000 से ऊपर की बिक्री पर यानी कि एक्स माइनस 5000 की बिक्री पर 3% कमीशन है, 3% कमीशन है। पहले कमीशन टोटल इतना मिल रहा था, अब जो उस सेल्समैन को दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 1200 रुपए प्रति माह और 5000 से ऊपर की बिक्री पर यानी कि एक्स माइनस 5000। भाई 5000 से ऊपर की बिक्री क्या होगी? कुल बिक्री अगर एक्स रुपए है
तो 5,000 से ऊपर की बिक्री कितने रुपए की होगी? x माइनस 5,000 की। ये समझ में आ रहा है? बताया मैंने, कल भी इस पर चर्चा हुई थी। इसका 3% कमीशन मिलेगा। तो ये पूरा जोड़कर अगर हम पुराने वाले कमीशन में से घटा दें तो ये किसके बराबर आएगा? 1350 के बराबर आएगा। घटा लीजिए। x बराबर क्या? x बराबर क्या? x बराबर आया 80,000। ठीक है, x बराबर आ गया 80,000। ये आपका आंसर हो गया। अनिल, ये बच्चा कह रहा है कि लेक्चर नंबर 27 अपलोड करने के लिए, कौन सा लेक्चर नंबर 27 है? कोई छूटा है क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन थे। हाँ, लेक्चर है तो आप उसको पब्लिक करिए। ठीक है, हो गया बच्चों? आ गया? आइए बच्चों, अब मेथड 2 की हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक चीज हम बात कर लें, मेथड 2 में यही चीज चर्चा करेंगे। अगर ये 1200 रुपए की सैलरी ना मिलती इसको दूसरे कंडीशन में सेल्समैन को, तो क्या होता? अंतर और ज्यादा आता, मतलब इसका कमीशन क्या होता? 1350 कम ना होता, 1350 से 1200 और ज्यादा कम होता, यानी कि कुल मिला के कितना? 2550 कम होता। सहमत है कि नहीं? ये बात पकड़िए बात को। अगर यहां पर 1200 की सैलरी ना मिले दूसरी कंडीशन में सेल्समैन को, तो दूसरी कंडीशन वाला जो कमीशन होता वो 1350 कम नहीं होता, और कितना कम होता? 1200 और कम होता, यानी कि कुल मिला के 2550 कम होता। इस चीज से आप सहमत है कि नहीं? किसी को ऐतराज तो नहीं इसमें? क्लियर है ये चीज? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर ये 1200 की जो सैलरी मिल रही है दूसरे केस में सेल्समैन को, अगर ये 1200 की सैलरी ना मिलती तो केवल इतना मिलता, तो उस स्थिति में क्या होता? आपका सेल्समैन का कमीशन 1350 कम ना होता, और कम होता 1200। और कम होने का मतलब 1200 इसमें जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? यानी कि 2550 रुपए कम होता, 2550 रुपए कम होता। सहमत है? जब ऐसा कर लिया, इतना कर लिया, तो फिर ये सवाल कल की तरह हो जाएगा फिर आराम से। कैसे देखिएगा? मिटा दो इसको। हो गया बच्चों? मेथड 2। मेथड 2 में आइए। यदि दूसरे कंडीशन में 1200 का वेतन ना दिया गया होता, दिया जाए, तो सेल्समैन का कमीशन 1200 और कम अर्थात 2550 रुपए कम होता। यदि हम ये मान लें, इसको ऐसे टेंस सेट करके लिखते हैं, यदि दूसरे कंडीशन में 1200 का वेतन ना दिया जाए तो सेल्समैन का कमीशन 1200 और कम अर्थात 2500 रुपए कम होगा। यदि हम ये मान लें कि 3% का कमीशन सेल्समैन को 5,000 रुपए पर भी दिया जा रहा है, तो 5,000 पे पहले तो लिखा है कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है, यही तो लिखा है। 3% का कमीशन 5,000 से ऊपर की बिक्री पर दिया जा रहा है, यानी कि 5,000 पर कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि हम शुरुआत से 3% देंगे दूसरे कंडीशन में सेल्समैन को, तो क्या होगा बताइए? सेल्समैन को 5,000 का 3% यानी कि 150 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। बताइए 150 रुपए अतिरिक्त मिलेगा कि नहीं? बता दीजिएगा।
ये बात समझिएगा, 5,000 पर कोई कमीशन शुरुआत में देने की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये बोला है 1200 की हम सैलरी देंगे, तो 1200 की सैलरी ना दें तो अपने आप वो जो अंतर था और बढ़ जाएगा, 2550 हो जाएगा। बस अगर अब हम ये कह दें कि हम शुरुआत से 3% का कमीशन देंगे, यानी कि उस 5,000 पे भी हमें 3% का कमीशन देना है, तो सेल्समैन को कितना अतिरिक्त मिलेगा वो बताइए? 150 मिलेगा ना, 150 अतिरिक्त। तो ये जो यहां 2550 की आपकी कमी हो रही थी, उसमें 150 और क्या करिए, घटा दीजिए, क्योंकि इतने की कमी नहीं होगी, फिर इतने की कमी नहीं होगी, 150 इसमें कम कर लीजिए इस कमी में, तो कितने की कमी होगी? 2400 की। फाइनली कितने की कमी होगी? 2400 की। क्लियर है? तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, सेल्समैन तो 5,000 रुपए पर क्या है 3% का कमीशन, सेल्समैन को 5,000 रुपए पर भी दिया जा रहा है, तो हाँ यदि लिखा होगा, यदि हम ये मान लें कि 3% का कमीशन सेल्समैन, देखिए आधा पढ़ने पर भाषा का अर्थ कैसा हो जाता है, फिर समझ में नहीं आ रहा था, पूरा लाइन पढ़िए। यदि हम ये मान लें कि 3% का कमीशन सेल्समैन को 5,000 रुपए पर भी दिया जा रहा है, तो सेल्समैन के कमीशन में से 150 रुपए, 5,000 का सेल्समैन के कमीशन में 5,000 का 3% बराबर 150 रुपए ऐड हो जाएगा। अतः उसके कमीशन में जो कमी होगी वो 150 रुपए कम हो जाएगी। मतलब इतना उसे मिलने लगा ना, इतना तो उसे जेब में गया 150, कमीशन मतलब मिल रहा है, तो जो उसकी कमी हो रही थी वो और 150 रुपए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों इतना हमने इसलिए लिखा दिया कि भाषा एक बार पढ़ें तो चीजें आपके समझ में आ जाएं। अगर मैं ये ना लिखता तो भविष्य में दोहराते हैं आप तो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर भाषा लिख दिया है कि कभी 2 साल 4 साल बाद भी कभी रिवीजन लेना हो तो आप इसका रिवीजन इस तरह से ले सकें। नहीं समझे? ये ना सोचिएगा सवाल बहुत बड़ा सॉल्व किया, सवाल तो एक ही लाइन में सॉल्व करूंगा, तो मैं कहानी लिखवा रहा था, फिर से मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, कोई बिक्री हुई है, केस 1 के अनुसार शर्त रखी गई है कि 6% का कमीशन दिया जाएगा। फिर शर्त बदल दी गई है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या हुआ है, बोला गया है कि 1,200 रुपए की सैलरी दी जाएगी और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का कमीशन दिया जाएगा। इस तरीके से दूसरी स्थिति के अनुसार सेल्समैन को पुरानी वाली स्थिति की तुलना में 1,350 रुपए कम प्राप्त होते हैं। सही है? यानी कि प्रारंभिक कमीशन में से नए कंडीशन का कमीशन अगर माइनस करेंगे तो 1,350 रुपए क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। ठीक। अगर बच्चों ये सैलरी हम ना दें, दूसरी स्थिति में 1,200 की सैलरी ना दें, तो बताइए कमीशन में और कितने की कमी हो जाएगी? जब आपको 1,200 हम देना बंद कर दें तो 1,350 कम थे ही आप पहले से, अब कितना कम हो जाएंगे? 1,200 प्लस 1,350 यानी कि 2,550 कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए कि हम आपको कमीशन शुरुआत से देना शुरू करेंगे, हम स्टार्टिंग की बिक्री से आपको देंगे, यानी कि 5,000 पे तो क्वेश्चन में तो कोई कमीशन दिया नहीं जा रहा था, हम 5,000 पे भी 3% कमीशन आपको दे देंगे एकदम शुरुआत से, तो 5,000 का 3% 150 होता है, यानी कि 150 हम ले जाके आपको देंगे। तो जो कमी हो रही थी 2,550 की, जो कमी हो रही थी 2,550 की, उसमें कुछ कमी आएगी, कमी में कमी आएगी, मतलब उतनी कमी, उतना ज्यादा कमी नहीं होगी। फिर 150 आपकी जेब में जाएगा, यानी कि कमीशन के रूप में आपको प्राप्त होगा, तो क्या होगा? केवल 2,400 की ही कमीशन में क्या होगी? कमी होगी। और ये 2,400 की कमी किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिएगा, ये 2,400 की जो कमी होगी वो किसके बराबर होगी? देखते हैं। पुराना कमीशन 6%, नया कमीशन शुरू से 3%, शुरू से 3%, इसी का अंतर किसके बराबर आएगा? 1,350 प्लस 1,200 और माइनस 150। सही है बच्चों? तो ये 3% किसके बराबर? 2,400 रुपए के।
1% बराबर किसके बताइए, 800 के। तो 100% की मतलब कुल बिक्री, 100% मतलब कुल बिक्री किसके, 80,000 रुपए। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से जनरली ऐसे सोच नहीं पाता बच्चा, सोचना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से। ये बहुत ज्यादा कहा जाए तो व्यवहारिक सोच नहीं है आपकी, व्यवहारिक सोच नहीं है, इस तरह से सवालों को सेट करना मुश्किल होता है। क्या कमी परसेंटेज से, पांच हजार से, हाँ उससे भी उल्टा करके कर रहे हैं ना, इसी पैटर्न पे, हाँ हो जाएगा। ऐसे कोई जनरली सोच नहीं पाता है, सोचता कौन सा मेथड है, पहला, पहला ही दिमाग में सबके आता है। चलिए अब आ जाइएगा, दोबारा एक बार बताऊं क्या, नॉर्मल है, 1200 नहीं देंगे वेतन तो कमी कितने की आएगी कमीशन में, 2550 की। अगर शुरुआत से पूरा 3% देना शुरू करें तो 5000 पर भी 3% देंगे तो 150 देना पड़ेगा, तो वो कमी में कमी ला देगा, यानी कि कमी फिर 2400 की होगी। तो 6% और 3% का ही तो अंतर 2400 है, कुल परसेंटेज से ले लिया, शुरुआत का 6% और ये शुरुआत से 3%, इसी का कमी तो 2400 है, तो वही 3% बराबर आपका 2400 के, तो 1% बराबर 800 के, 100% बराबर 80,000 के। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए, हाथ उठा दीजिए, 1 मिनट लगेगा समझाने में, 1 मिनट। अमर आकाश कह रहे हैं सर 1350 कमी वाला समझ में नहीं आया, वो तो क्वेश्चन में बोला गया है। पहली शर्त के अनुसार 6% कमीशन है, दूसरी शर्त के अनुसार 1200 की सैलरी है और 5000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन है। तो दूसरी शर्त के अनुसार कमीशन जो भी प्राप्त होगा उसे पहले शर्त के अनुसार प्राप्त कमीशन में से घटाएंगे तो वो 1350 के बराबर आएगा। कमी 1350 है, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है अमर आकाश, सही है बच्चों। आइए अब इसके बाद है आपका (47), कराना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, एक मजदूर की मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया जाता है, लेकिन प्रति सप्ताह उसके काम करने के समय को 20% से कम कर दिया जाता है। यदि वह पहले प्रति सप्ताह 4000 रुपए कमाता है तो अब उसकी मजदूरी की नई दर के अनुसार प्रति माह 4 सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा, ठीक है। तो पहले तो 1 सप्ताह में कितना कमाएगा वो निकाल लेते हैं, फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 सप्ताह आ जाएगा। अगर इसको आप कैसे करना चाहते हैं, फ्रैक्शन से करेंगे, कर लीजिए फ्रैक्शन से। तो जो कुल मजदूरी होगी वो कैसे होगी, जो यूनिट मतलब एक दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए जो मजदूरी डिसाइड है, ठीक, या एक दिन की जो मजदूरी डिसाइड है उसमें हम काम करने के समय से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक दिन की मजदूरी गुणे काम करने का समय बराबर कुल मजदूरी, यही तो होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा सप्ताह और दिन से, बस कुल मिला के कुल मजदूरी कैसे प्राप्त होती है, जितने दिन भी वो काम किया है उसमें एक दिन काम करने में जो मजदूरी मिलती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल मजदूरी आ जाती है। यही तो पैटर्न है, यानी कि सीधे सीधे कुल मजदूरी बराबर हो जाएगा x + y + xy/100, इससे भी निकल सकता है, या 120/100 यानी कि 6/5 और गुणे 4/5 तो 24/25 आ जाएगा, सही है। तो बच्चों 25 बराबर 4000 के, 25 बराबर 4000 के, तो 1 बराबर 160 के, तो 24 बराबर 160 गुणे 24 और 4 सप्ताह की मजदूरी के लिए गुणे क्या कर देंगे 4, आ जाएगा आंसर। ये 1 सप्ताह की मजदूरी आएगी 24 गुणे 160, 4 सप्ताह की मजदूरी चाहिए तो क्या कर देंगे गुणे 4। कर पाएंगे, कर पाएंगे, कोई बोल नहीं रहा, हाँ ना, गुड, डू योर सेल्फ। देखिए गुलशन जायसवाल ने आंसर दे भी दिया 15360, ठीक है, गुड, डू योर सेल्फ पे डाल रहा हूं, लीजिए। आइए 48, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, ओरल हो जाएगा ये क्वेश्चन, कर पाएंगे ओरल। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया,
जिसमें से 10% परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों का 40% चुने गए तथा चयनित अभ्यर्थियों का 30% अंतर्वीक्षा यानी कि इंटरव्यू में सफल घोषित किए गए हैं। फिर बोला गया है कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत अंतर्वीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ 50,000 लेके करने से अच्छा 100 भी लेके कर सकते हैं। क्यों? प्रतिशत में ही तो आंसर देना है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 100 मान लें तो 100 पे भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50,000 लेने की जरूरत नहीं है। 100 लोग आवेदन किए हैं, 90 लोग परीक्षा में बैठे हैं। 10% यानी कि 10 लोग नहीं आए हैं तो 90 लोग परीक्षा में बैठे हैं। और 90 लोगों में 40% चुने गए हैं तो 90 का 40% 36 और 36 का 30% इंटरव्यू में फाइनली सफल घोषित हुए हैं। तो 36 का 30% कितना? 10.8%। इसका मतलब फाइनली जो आपके सिलेक्ट हुए हैं कितने हैं? 10.8%। क्या डू योरसेल्फ में कर लेंगे? याद रखिएगा, अगर आंसर परसेंटेज में ही देना है आपको तो रियल फिगर आप यूज भी ना करें तो काम आपका यहां चल जाएगा। आप 100 मान के करिए। फाइनली 50,000 लेके करेंगे तो अपने आप कैलकुलेशन को आप बढ़ाएंगे और लास्ट में परसेंटेज फिगर निकालना पड़ेगा तो वो महंगा पड़ जाता है। तो यहां पर कुल विद्यार्थी कितना लेके चलेंगे? कुल कैंडिडेट कितने? कुल प्रतियोगी छात्र कितना हो जाएगा बताइएगा? 100 ये मानकर करिए। माना 50,000 लेने की जरूरत नहीं, लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आंसर परसेंटेज में ही देना है। सही है? आ गया? आइए अब आगे है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 देखिएगा। जब एक संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या एक अन्य संख्या से 300 कम हो जाती है, लेकिन यदि उस संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाता है तब वह संख्या उस दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? मान लिया संख्या x है, अगर आप इसका 125% बढ़ाएंगे यानी कि 225% करेंगे तो वह अन्य संख्या y से कितना कम हो जा रही है? तो वह संख्या एक अन्य संख्या से 300 कम हो जाती है। अन्य संख्या क्या हो गई? y हो गई। तो ध्यान से देखिए, तो y में से इसको घटाएंगे तो किसके बराबर? 300 के बराबर। एक कंडीशन ये। फिर बोला गया लेकिन यदि उस संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाए यानी कि x + 150 कर दें। 150 से बढ़ाना, 150 से बढ़ाना प्रतिशत बढ़ाना नहीं है, 150 वैल्यू के हिसाब से बढ़ाना है, तब वह संख्या उस दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। तो दूसरी संख्या क्या है? y में से x + 150 घटाएंगे तो किसके बराबर? 200 के बराबर आएगा। दोनों को हल कर लीजिए, आंसर x और y आ जाएगा। अमर आकाश ने आंसर दिया है 430 है दोनों संख्याओं का योग। गुड, आ जाएगा ये आंसर। लंदी है ये। हो गया। अब डू योरसेल्फ में डाल लीजिएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब आइए 50 नंबर का क्वेश्चन डू योरसेल्फ कराए हैं कल ही, कराए हैं कि नहीं? 3 मेथड हुए थे, एक बेसिक हुआ था, एक आपका शॉर्टकट हुआ था और एक रेशियो मेथड हुआ था। 3 मेथड हुए थे, आप कल पढ़े होंगे, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए डू योरसेल्फ। 50 के बाद आइए 51। के बराबर दे रखा है, एक फॉर्मूला है a² b। a और b दोनों में 20% की वृद्धि की जाती है तो k के मान में प्रतिशत वृद्धि। ध्यान से देखिए,
दोनों के मान में 20% की वृद्धि बाबू, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/100 गुणे 120/100 और बटा 120/100, यही तो होगा। ये ए स्क्वायर है यानी कि 120/100 गुणे 120/100 होगा। बी में भी 20% की वृद्धि तो 120/100, ये पूरा कट गया इससे, तो साफ दिखाई दे रहा है ये कितना 6/5। तो के का मान बाबू पहले 5 था, तो अब के का मान क्या हो गया 6। तो साफ साफ वृद्धि दिखाई दे रही है। वृद्धि प्रतिशत कितने की वृद्धि, 1 की कितने पे 5 पे गुणे 100, कितने की वृद्धि 20% की। आया समझ में, डायरेक्ट भी बोल सकते थे, सीधे सीधे बोल सकते थे। यहां की एक 20% की वृद्धि इस 20% की वृद्धि से क्या हो जाएगी कैंसिल, तो फाइनली के में भी क्या दिखाई देगा 20% की वृद्धि दिखाई देगी। के में भी कितने परसेंट की वृद्धि 20% की, डायरेक्ट बोल सकते हैं। यहां पर पेन तक नहीं उठाना है, जब आपको फॉर्मेट समझना है ए स्क्वायर बाई बी है, जो वृद्धि ए में है वही वृद्धि बी में भी है। यहां पर 20% की वृद्धि यानी कि ए गुणे ए बटा बी, तो 20% की एक वृद्धि 20% की इस वृद्धि से कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली 20% की तो वृद्धि के में दिखाई दे रही है। यहां पर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि के में 20% की वृद्धि होगी। बोला जा सकता है कि के में 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि एक 20% की वृद्धि वाला फिगर अंश हर में, ऊपर नीचे कट जाएगा, अंश हर में कट जाएगा। ये लीजिए, हो गया। बताइए, है कोई प्रॉब्लम? सबको आ रहा है समझ में? नहीं आया? अब चलिए 52 डू योर सेल्फ। 52 डू योर सेल्फ। यूट्यूब वाले हमारे बच्चे और आप लोग लीवोलन वाले सब लोग ध्यान देते रहे। आप लगाइए, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, इजी है। ठीक है, अब आइए 53 देखिए। यदि x प्रोपोर्शनल टू 1/y² लिखा है और x प्रोपोर्शनल टू z भी लिखा गया है, और फिर बोला गया है x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, जबकि y के मान में 20% की वृद्धि तथा z के मान में 10% की कमी होती है। इन दोनों दिए गए रिलेशंस को हम एक करेंगे। ये भी x प्रोपोर्शनल टू 1/y² है और ये भी x प्रोपोर्शनल टू z है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा z/y² हो जाएगा। क्लियर है? तो x इक्वल टू लिखना हो तो लिख सकते हैं kz/y²। लिखा जा सकता है बच्चों, बताइएगा, लिख सकते हैं कि नहीं? अब सुनिए ध्यान से, x बराबर क्या हो जाएगा, k का तो कोई मतलब है नहीं, z में क्या हुआ है 10% की कमी, तो फिगर हो गया 90/100। और y में क्या हुआ है, y में ऊपर yz है ना, अच्छा नीचे y², सॉरी खुद ही लिख के गड़बड़ कर दी, y² है। ठीक है बच्चों, तो y इंटू y हुआ ना, तो इसमें क्या होगा 20% की वृद्धि, तो 120/100 गुणे 120/100। जल्दी बोलिए, कितना कितना कैसे कैसे सेट हो रहा है? x बराबर फ्रैक्शन बताइए, 5/18 आया। तो x में कितने की कमी, कितने की कमी 3 की, तो कमी प्रतिशत निकालिए। 3 की कमी कितने पे 8 पे गुणे 100, कितना बताइए 37.5%।
ये आपका आंसर है। जो जहां जो परिवर्तन हुआ है वो तो लिखेंगे ना हम उस फिगर पे। के कांस्टेंट था, के लिया जाता है इस तरह से, ये दिया था और ये दिया था। x प्रोपोर्शनल टू यहां 1/y² है और x प्रोपोर्शनल टू क्या है यहां z है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, x प्रोपोर्शनल टू z/y² बनेगा। सही है, आ रहा है समझ में। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहते हैं तो इक्वल टू लगाकर एक कांस्टेंट k लिख दिया जाता है यहां पर, तो ये हो गया x इक्वल टू kz/y² हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए यहां पर जब हम परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, k यानी कि अचर पद का कोई रोल है नहीं कांस्टेंट का, तो बस आपको दिखाई दे रहा है कि z में 10% की कमी तो फिगर 90/100 का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 20% की वृद्धि y में, तो y² चूंकि लिखा हुआ है तो 2 बार y इंटू वाई हो गया ना, तो 120/100 गुणे 120/100। आप 9/10 और 6/5 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, आप लिखना चाहे लिख लीजिए। x बराबर आ रहा है 5/8, ये आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। मास्क बाबू कहां है आपका, लगाइए, ठीक है। चलिए देखिए और कौन है मास्क, बिना मास्क का। अनिल मास्क कहां है आपका, है, ठीक है, ठीक है बाबू, हमको तो पढ़ाना है ना, ठीक है। चले आइए, वैसे भी डिस्टेंस काफी है। आइए देखिए x बराबर हो गया 5/8, कमी प्रतिशत सीधे आ गया। 3 की कमी हो रही है ना x में, तो 3 की कमी कितने पे, 8 पे, तो 3/8 गुणे 100 आंसर है। चलिए आइए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 54। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति x को पसंद करते हैं जबकि 60% व्यक्ति y को पसंद करते हैं। शेष व्यक्ति ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किसको पसंद करते हैं। y को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 है। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। तो 54 नंबर के क्वेश्चन में मान लीजिए, माना 100 व्यक्तियों का सर्वे किया गया सही है। x को पसंद करने वाले कितने हैं, 20 लोग, और y को पसंद करने वाले कितने हैं, 60 लोग, और शेष जो हैं निश्चित नहीं कर पाए, ये कितने होंगे, 60 20 80, तो 100 में से ये 20 और ये 60 घटेगा, कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब 20 लोग ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसको पसंद करते हैं। फिर बोला है y को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 है, यानी कि 60 और 20 का अंतर क्या, 40। यही 40 बराबर किसके, 720 के। तो 1 बराबर कितना, 18 के। तो ध्यान से देखिए कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, तो 100 बराबर किसके, हाँ 1800, ये आंसर है। क्लियर हो गया। आइए चलिए देखिए 55 बहुत अच्छा सवाल है आपका, 55 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। 55 वैसे तो हाँ सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं। देखिए 55, किसी परीक्षा के समान पूर्णांक वाले 5 पेपर में किसी छात्र ने क्रमशः 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 60% हो तो उसने कितने पेपर में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। बहुत सारे तरीके करने के। मान लिया पहले पेपर में 60 नंबर लाया, दूसरे पेपर में 70 नंबर लाया, तीसरे पेपर में 80 नंबर लाया, चौथे पेपर में कितना लाया, 90 नंबर लाया, पांचवें पेपर में 100 नंबर लाया। कुल प्राप्तांक कितना बताइएगा, हाँ 400। और ये कुल प्राप्तांक क्या है, कुल पूर्णांक का 60% है। तो कुल पूर्णांक गुणे 60/100 बराबर किसके, 400 के।
तो कुल पूर्णांक कितना होगा? 400 गुणे 100/60 कितना आएगा? 3, 5, 2000/3। ये कुल पूर्णांक हो गया। ये कितने विषयों का पूर्णांक है? 5 विषयों का। तो एक विषय का पूर्णांक क्या होगा? विषय का पूर्णांक सीधे 2000/3 और गुणे क्या? 5, 400/3। ये है आपका एक विषय का पूर्णांक, यानी कि प्रत्येक विषय का पूर्णांक है। आपसे पूछा गया बताइए कितने विषयों में 50% से अधिक अंक लाया है। तो इस पूर्णांक का हम देखते हैं 50% कितना होता है। 400/3 गुणे 50/100 कितना आ जाएगा बताइए? 200/3, यानी कि 66 के आगे कुछ आएगा, कुछ भी आ रहा है, 66 दशमलव कुछ आएगा। यानी कि अगर पूर्णांक का 50% आपको प्राप्त करना है तो 66 नंबर आपको 66 से ऊपर लाना पड़ेगा। 66 से ऊपर जो मार्क्स होंगे वो 50% से ऊपर होंगे। 66 दशमलव कुछ आ रहा है, 66 आ रहा है, मतलब 66.66 लाए हैं, इसका मतलब आप 50% लाए हैं। 66 दशमलव अगर 66 लाए हैं, इसका मतलब आप क्या लाए हैं? 50% लाए हैं। तो अब देख लीजिए कितने विषयों में 66.66 आया है या उससे ऊपर आया है। इसमें नहीं आया, यानी कि ये 50% से कम है। इसमें आया है 50% से ऊपर, इसमें आया है 50% से ऊपर, इसमें आया है 50% से ऊपर, इसमें आया 50% से ऊपर, यानी कि 4 विषयों में, कुल 4 विषयों में वो 50% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। तो लिखेंगे कुल 4 विषयों में 50% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। और भी दूसरे तरीकों से भी मैं इसको कराता हूं, दूसरे तरीके आप लोग ट्राई करिएगा। एक करा दिया, अब आप सोचिएगा और किस तरह से ये हो सकता है। देखिए मैंने एकदम सीधा किया है, कोई टेक्निकल दिमाग नहीं लगाया है। 60, 70, 80, 90, 100 ये मान लिया गया है कि ये कुल प्राप्तांक है प्रत्येक विषय का। एक विषय में 60, एक विषय में 70, एक विषय में 80, एक विषय में 90, एक विषय में 100। बच्चा सोचने लगता है सर ये तो 100 में लाया है ना, इतना नहीं, ये प्राप्तांक का रेशियो था। तो प्राप्तांक के रेशियो से हमने प्राप्तांक मान लिया कि ये 60, 70, 80, 90, 100 है। तो ये 100 में नहीं लाया है। पूर्णांक आपको निकालना पड़ेगा खुद से, इसी के सहारे। ये 100 में थोड़ी ही लाया है। क्या रेशियो था ना, हम 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर भी दे सकते थे। थोड़ा फिगर को और कैलकुलेशन के लिए आसान बनाने के लिए हमने 60, 70, 80, 90, 100 कर लिया। आप 600, 700, 800, 900, 1000 कर लीजिए। आप 10,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख कर लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। रेशियो है तो रेशियो में समान संख्या से गुणा करके आगे वाली संख्या बनाई जाएगी। आगे वाली संख्या कैसे बनती है? समान संख्या से गुणा करके, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे मेरी और आपकी आय में 2-3 का अनुपात है, तो मेरी आय 10-20 रुपए, आपकी आय 30 रुपए हो सकती है। मेरी आय 200 रुपए, आपकी आय 300 रुपए हो सकती है। मतलब समान मल्टीपल में हमारी और आपकी आय होगी। क्लियर है ये चीज? बड़े सिंपल वे में ये चीज हमने लगा दिया है, ध्यान दीजिएगा। और भी कई सारे तरीके, ध्यान से देखिए। यहां पर दिखाई दे रहा है कि हर एक बच्चा देखिए, एक विषय में 60, दूसरे में 70, तीसरे में 80, चौथे में 90, पांचवें में 100 लाया। कुल प्राप्तांक क्या हो गया? 400। बच्चों ये कुल पूर्णांक का कितना है? 60% है, तो कुल पूर्णांक आएगा 2000/3, यानी कि 5 विषयों का कुल पूर्णांक कितना आ गया? 2000/3। अब देखिए एक विषय का पूर्णांक क्या होगा? 400/3। अब इसी का 50% देख लीजिए कितना आता है। इसका 400/3 जो पूर्णांक है, इसका 50% कितना आता है? 66.66 अंक आता है। यानी कि जितने विषयों में 66.66 या 66.66 से अधिक अंक लाया होगा, वही क्या होगा बताइएगा? बताइए, वही आपका 50% से ऊपर वाला अंक होगा। लिखिएगा पूर्णांक का 50%, पूर्णांक का 50%, यही आएगा। एक तरीका ये हो गया। और भी तरीके हैं करने के, घर से करके आइएगा। हाँ नहीं, अभी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए एक आदमी एक स्कूटर खरीदना चाहता है। वह अपनी आय की आधी राशि इसके लिए बचाता है।
तथा 1 वर्ष बाद उसके पास स्कूटर खरीदने योग्य राशि जमा हो जाती है। यदि वह 10 महीने में ही स्कूटर खरीदना चाहे तो उसे मासिक बचत की गई राशि को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए? ध्यान से देखिए, माना आय बराबर 100 प्रति माह ना, मासिक आय, माना मासिक आय 100 रुपए, स्कूटर के लिए बचत ओरल है बच्चों ये क्वेश्चन, बचत 50। देखिए 1 साल में स्कूटर खरीदने योग्य उसने बचा लिया है, तो स्कूटर की कीमत क्या होगी? स्कूटर की कीमत 50 रुपए हर महीने बचाया है, 12 महीने में स्कूटर खरीदने योग्य पैसा हो गया, यानी कि स्कूटर की कीमत 600 रुपए। स्कूटर की कीमत 600 रुपए। अब बोला गया है अगर वो 10 महीने में स्कूटर खरीदना चाहे तो मासिक बचत की गई राशि को कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा? तो 10 महीने में खरीदना चाहे तो निश्चित रूप से अगर वो खरीदना चाहता है 10 महीने में तो उसके लिए वहां भी पेमेंट तो 600 ही करना पड़ेगा। बताइए कि 500 करेगा? नहीं, स्कूटर की कीमत 600 हो चुकी है तो अब उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 600 ही करना पड़ेगा। बताइए, चाहे 5 महीने में खरीदे चाहे 2 महीने में खरीदे, पेमेंट तो उसको 600 का ही करना पड़ेगा। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और यूट्यूब वाले भी। 10 माह की बचत क्या हो जाएगा? 10 गुणे 50 500। तो बचत में वृद्धि क्या करनी पड़ेगी? 100 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पे? 500 पे, और गुणे 100 कितना आ रहा है? 20%। 20% की करनी पड़ेगी वृद्धि। हर एक बच्चा ध्यान दे, 20% की करनी पड़ेगी वृद्धि। है कोई डाउट? क्या? अरे ठीक है, हो गया, सही है, हो गया। अब आइए देखिए, ओरल था क्वेश्चन, आराम से कर लिया आपने। अब आइए 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक शहर में 2 हॉल है, ए तथा बी। सुनिए, अब सवाल आप लोग लगाइए 57 से बैठ के 65 तक के, यहीं 65 तक के क्वेश्चन यहीं लगाइए। क्लास वर्क दिया जा रहा है, कल क्लास आपकी लगेगी, मैं शायद अभी नहीं रहूंगा तो कल क्लास आपकी लगेगी। एक बार टेलीग्राम चेक भी कर लीजिएगा, टाइम में कुछ तब्दीली तो नहीं हो रही है। वैसे 3 बजे क्लास लगेगी आप लोगों की कल शाम, हाँ 3 बजे, ठीक है। एक बार टेलीग्राम जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक। क्या हो गया? 3 से 3 घंटा, मतलब 6 बजे तक, ठीक है। लाइट क्या कह रही है? हाँ लाइव तो रहेगी, क्यों नहीं रहेगी लाइव? हाँ आपको समस्या होगी, आने जाने में कर देते हैं। मॉर्निंग में नहीं, मैं तो रहूंगा ही नहीं मॉर्निंग में। कितने बजे आप बताइए, टाइम कितने बजे कर दिया जाए? 4 बजे के पहले पहले, ठीक है। 4 बजे के पहले 1 बजे रखते हैं टाइम, 1 बजे का रख देते हैं। और आप लोग एक बार टेलीग्राम अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। वही हो गया ना, 1 बजे 2 बजे आप क्या करेंगे? 1 मिनट पूछ लें, आप 1 से 2 क्या करेंगे? क्लास चलती है। 1 से 2 किस चीज की क्लास है आपकी? एसटी देनी है, ऑनलाइन देनी है, तो फिक्स रहता है उसमें टाइम 12 से 1, ठीक है। 1:30 बजे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ना आपका ना मेरा 1:30 बजे, ठीक है। यस, 2-2.5 घंटे बस चलेगी, ठीक है। छुट्टी ने मंडे से नया बैच स्टार्ट करना है ना, तो निपटाना है, ठीक। चलिए, अगर मैं होता तो अभी ज्योमेट्री क्लास बंद करके इसको निपटा दिया होता, लेकिन मुझे आवश्यक कार्य से जाना पड़ रहा है, तो ज्योमेट्री की क्लास जो है, कुछ घर का काम है तो करना ही है। तो सुनिए, ज्योमेट्री की क्लास आज नहीं चल रही है, लेकिन जिनका छूटा है थियरी वो बैठे और जो ज्योमेट्री में पार्ट समझ में नहीं आता वो डिस्कस करवा लें थियरी में। आ गया समझ में? नहीं क्लियर हुआ? हाँ, तो जिनको भी रुकना है, जाने की तैयारी नहीं बाबू, अभी 15 मिनट का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन लगाइए। आज हाँ सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, थियरी चलेगी। कहिए तो ज्योमेट्री की थियरी कल भी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दें, तो आप लोग की ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं 11 बजे। 11 बजे ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा थियरी लग जाएगी, नोट कर लीजिए।
11 बजे ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा थियरी लग जाएगी, फिर 1:30 बजे से आपकी क्लास ये वाली हो जाएगी। आज भी चलेगी अभी ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा थियरी। कौन कौन रुकेगा एक्स्ट्रा थियरी पढ़ने के लिए? ठीक है, रुकिए आप लोग। नए बच्चे जो हैं वो अवश्य रुकेंगे, थोड़ा एक पकड़ मजबूत हो जाएगी ना। तो थियरी वाली शीट टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, वहां से आप लोग डेली रिवीजन करते रहिए। बाकी आज जो मेन पॉइंट है सिमिलैरिटी वाला और सिमिलैरिटी वाला और सेंटर्स वाले, कौन कौन से सेंटर कैसे बनते हैं, वो आके दोबारा समझा दिया जाएगा आप लोगों को। क्या हो गया, आता है क्या आप लोगों को? हाँ, ये सब नहीं आता ना? हाँ ठीक है, तब बैठिएगा आप लोग। तो बच्चों सवाल लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। एक सवाल और पीछे जो मैंने लगवाया है, और क्या कहते हैं वो पूर्णांक वाला, और छोटे तरीके से लगाइए आप लोग इसको, लगेगा। क्या है? क्या 46? हाँ सेल्समैन वाला। कुछ गलत किए हैं आप, उल्टा लिए होंगे। क्या किए हैं, जल्दी जल्दी बोलिए तो। हम चेक करेंगे ऐसे क्या कहिए आप, बताते हैं, हम डिस्कशन होगा। करिए बाबू, तेजी से लगाइए, कोई भाग नहीं जाएगा। अभी ज्योमेट्री की क्लास चलेगी, लेकिन आगे क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, पीछे का थियरी चलेगा। सर्वेश्वर पांडे सर को मैं भेजूंगा, एक बहुत ही योग्य हमारे छात्र रह चुके हैं और बहुत अच्छा मैथ्स में करते हैं। यस, आई कार्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग नीचे आई कार्ड जमा करिए, मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्लास नहीं कर पाएंगे। हाँ तो क्या CHSL का देना, तो अभी मैं आप लोगों के लिए सूचना जारी करूंगा। CHSL के लिए स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, परेशान ना हो। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन लगाइए बैठ के, और ज्योमेट्री वाली क्लास सर आके कंटिन्यू करेंगे थियरी। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ सर्वेश्वर पांडे सर को। क्या हो गया बाबू? हाँ हाँ, कौन सा? हाँ हाँ, 20 और 2 और 3 का 200/3 66/2/3 इसमें 4 में 66/2/3 पास कर रहे हैं।